अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट ज़रिए तरक्याती बैंक के हवाले से टॉपिक शेयर करूंगा कि जैसे कि आप सब लोगों ने इसका टेस्ट दे दिया और इसके टेस्ट के रिज़ल्ट के वेट में है। उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी थी कि रिज़ल्ट जो है वो कब अनाउंस होगा, उसके बाद मेरिट का क्राइटेरिया क्या है। वो सारी चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट मैंने वीडियो अपलोड की है कि मेरिट क्या बनेगा, मेरिट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसके हवाले से सारी चीज़ें। इस वीडियो में जो लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। 60 लोगों को इंटरव्यू की बेस पे जो है वो फर्दर उनकी हायरिंग हुई थी और वो मेरे बैच में से थे, उनकी सिलेक्शन जो थी वो हो गई थी। तो इस बार भी मेरा प्लान यही है कि आप सब लोगों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाऊं और आप लोगों के साथ ऐसा टॉपिक शेयर करूं जिन टॉपिक को प्रिपेयर करके आप इजीली जो है वो इंटरव्यू अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। इंटरव्यू का क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया था, इंटरव्यू लेटर जब आपको आ जाएंगे कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी होती हैं डॉक्यूमेंट के हवाले से। डॉक्यूमेंट के हवाले से मैंने आपको बता भी दिया था कि जिस तरह टेस्ट के लेटर आए थे तो फ़ौरन उसके बाद टेस्ट कंडक्ट हो गया था। तो इंटरव्यू में आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेक होते हैं। कुछ कैंडिडेट को मसले मसाइल होते हैं, पिछली दफ़ा भी हुए थे और उस बेस पे उनके इंटरव्यू नहीं हुए थे। आपके पास आपके मैट्रिक से ऑनवर्ड जिस डिग्री की बेस पे आपने अप्लाई किया है उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, आपकी मैट्रिक की सनद होनी चाहिए, आपके एफएससी के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी एफएससी की आपके पास सनद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी 2 ईयर वाली बीएससी है, 2 ईयर वाली एमएससी है, वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डीएमसी होनी चाहिए। और अगर आपकी 4 ईयर ग्रेजुएशन है तो सेमेस्टर सिस्टम, तो आपके पास आपकी मार्कशीट डीएमसी होनी चाहिए, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, आपके पास जो है वो कंप्लीट 8 सेमेस्टर तक की डीएमसी होनी चाहिए। अब मसला ये होता है कि कुछ कैंडिडेट अभी यूनिवर्सिटी में उनका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस नहीं होता, 8 सेमेस्टर में होते हैं या अभी इंटर्नशिप में होते हैं, वो भी इसमें जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और इंटरव्यू में लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि उनके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनका इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं हुआ था, उनको इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका अभी डीएमसी नहीं बनी तो वो फ़ौरन अपनी डीएमसी के लिए अप्लाई करे और यूनिवर्सिटी से अपनी डीएमसी ले। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी अभी 8 सेमेस्टर की डीएमसी नहीं आई, वो फ़ौरन अप्लाई करे। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका अभी 8 सेमेस्टर का रिज़ल्ट ही अनाउंस नहीं हुआ, उसने इंटर्नशिप की है और ये इस हिसाब से उसने कर दिया कि फ़र्दर आ जाएगा, तो उसको भी चाहिए अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे। इंटरव्यू में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। इस टॉपिक पे हमने लास्ट टाइम भी एक लेक्चर जो है वो कंप्लीट किया था, एक सेशन हुआ था ज़ूम। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग अपनी अपनी डिग्री मुझे बताएं, उसके रिलेटेड सूटेबल डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो ख़ास करके उन कैंडिडेट से पूछा जाता है जिनकी डिग्री इस जॉब से रिलेटेड नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने जब एडवर्टाइजमेंट देखी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एग्री ग्रेजुएट, या जिनकी डिग्री इस जॉब से रिलेवेंट है, एग्रीकल्चर की सब ब्रांचेस हैं उनकी डिग्री है। उसके अलावा जिनकी डिग्री है फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, फर्दर फिर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद बीएस इंग्लिश है, बीएस मैथमेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, अदरवाइज़ कोई भी इसमें डिग्री है एग्रीकल्चर के अलावा, वो उस कैंडिडेट से ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, रिलेट योर डिग्री विद दिस जॉब। कि अब जिस हम कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं उसकी डिग्री, ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह भी पूछा जाता है कि आपकी डिग्री इस जॉब के लिए कैसे बेनिफिट है, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन इस जॉब से
इररिलेवेंट है तो आपकी डिग्री और क्वालिफ़िकेशन हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती है। उसके बाद आप की डिग्री जो है वो इररिलेवेंट है तो आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। आपकी डिग्री जो है वो एजुकेशन फील्ड की है तो आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, और फिर बैंकिंग सेक्टर में ZTBL में ही क्यों आना चाहते हैं। ये चीज़ वो आप लोगों से पूछते हैं, ख़ासकर उन कैंडिडेट से जिनकी डिग्री इररिलेवेंट डिग्री कहलाती है। अब आप लोगों की साफ ज़ाहिर है 16 ईयर एजुकेशन है, और जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रिलेट योर डिग्री विद दिस जॉब, तो कम से कम आप लोगों के पास एक अथेंटिक आंसर होना चाहिए जो 2 से 3 लाइन में आप उनको फ़ौरन बता सकें कि सर मेरी डिग्री मुझे इस तरह काबिल बनाती है कि मैं इस जॉब के लिए क्वालिफ़ाई हूँ। अब ज़ाहिर हमें तो पता है कि अगर मेरी फ़िज़िक्स की डिग्री है, इंग्लिश की डिग्री है, तो मेरे पास तो कोई जॉब नहीं थी, तो मैंने तो इसलिए अप्लाई कर दिया कि चलें अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं जॉब कर लूँगा। अब हमने ये चीज़ एग्ज़ामिनर जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको तो नहीं ना बतानी कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो मैंने इधर अप्लाई कर दिया। उसको तो हमने कम से कम कोई अथेंटिक बात बतानी है कि जिसकी बेस पे उसे लगे हाँ यार इसकी क्वालिफ़िकेशन है, इसकी डिग्री है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, फ़ाइनेंस से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमारी फील्ड से रिलेटेड है। तो इस चीज़ का आंसर डिग्री वाइज हमने एक लेक्चर अरेंज किया था, यहाँ पे भी मैं कुछ डिग्रीज़ का बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपकी फ़िज़िक्स की डिग्री है, तो वो अगर कहते हैं कि एज़ अ फ़िज़िक्स के ग्रेजुएट आप जो है वो आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, आप स्पेशलाइजेशन है फ़िज़िक्स में, तो बैंकिंग सेक्टर में फ़िज़िक्स को किस तरह आप देखते हैं, या जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं फ़िज़िक्स का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बंदा फ़िज़िक्स का स्पेशलिस्ट है उसने कहीं ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर पढ़ी होगी जो उसको लगेगा कि वो इस फील्ड से रिलेटेड है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट कर देता हूँ। मैं फ़िज़िक्स का प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरी खुद की एग्रीकल्चर की डिग्री है, लेकिन अब चूँकि मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, मैट्रिक में पढ़ी है, एफएससी में पढ़ी है, कम से कम मैं उनको एक ये चीज़ तो बता सकता हूँ ना कि सर फ़िज़िक्स में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व करने की एबिलिटी होती है, और ये एबिलिटी हर बंदे के पास नहीं होती। तो मैंने अपनी डिग्री के दौरान, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन के दौरान इसको अच्छे से पढ़ा है, तो एज़ आ फ़िज़िक्स ग्रेजुएट मैं इन चीज़ों को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ एज़ कंपटीटर, अपने कंपटीटर के इवज़। इस तरह आप उस चीज़ को इससे रिलेट कर सकते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को जितना भी पढ़ा जाए कम है, और ख़ास करके उन कैंडिडेट के लिए जिनकी, जिस तरह मैंने अभी बात की एजुकेशन वाली फ़ील्ड से इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, उनके लिए बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। ज़रा आपने अभी टेस्ट दिया है तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि किस तरह जो है वो टेस्ट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आर्ट्स, अभी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो पिछली दफ़ा इंटरव्यू में एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे गए, फिर हम उनका साथ साथ मैं आपको आंसर भी बताता हूँ। एक अहम क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, कोई फ़िज़िक्स का ग्रेजुएट था या केमिस्ट्री का ग्रेजुएट था, उससे उसने पूछा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्लाइमेट है, जो आबो हवा है, वो बज़ाहिर एक जैसी है, तो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो दिन ब दिन कम हो रही है, इकानमी एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रही। इंडिया की जो एग्रीकल्चर है दिन ब दिन ग्रो कर रही है, वहाँ का फार्मर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारा फार्मर जो है वो दिन ब दिन अपनी इकॉनमी के लिहाज से वीक हो रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? दोनों कंट्रीज़ की क्लाइमेट जो है वो सेम है। अब उस कैंडिडेट ने आंसर किया कि सर उस कंट्री की क्लाइमेट में ये डिफरेंट है, हमारी क्लाइमेट में ये डिफरेंट है, इस तरह उनकी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है, अच्छी हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो पुअर है।
उसने इस तरह, अब चूंकि उसको नॉलेज नहीं था, उसका एग्रीकल्चर पॉइंट वीक था, इस तरह एक क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इधर बनता, वो यही पूछता है कि फ़र्ज़ करें आप जो है वो लोधरा से बिलोंग करते हैं। वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके एरिया की मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, आपके एरिया की माइनर क्रॉप कौन सी हैं, आपके एरिया में कौन से फ्रूट्स हैं, कौन सी वेजिटेबल है। हर बंदे को जिसने इंटरव्यू में जाना है उसको अपने एरिया का क्रॉपिंग पैटर्न पता होना चाहिए। मैं अगर लोधरा से बिलोंग करता हूँ, मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लोधरा में मेजॉरिटी जो है वो टनल फार्मिंग होती है। लोधरा जो है वो वेजिटेबल का एरिया है। मैं अगर साहिवाल से हूँ, मैं अगर बूरे वाला बिहाड़ी वाली साइड से हूँ, मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे मेज़ क्रॉप जो है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप है। मैं अगर जो है वो टोबा टेकसिंग वाली साइड से हूँ, मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे राइस क्रॉप है। मैं अगर रहीम यार खान साउथ पंजाब वाली साइड से हूँ, मुझे पता होना चाहिए यहाँ मेजर क्रॉप शुगर केन है। इस तरह आप लोगों को अपने अपने एरिया की मेजर क्रॉप्स का पता होना चाहिए, आपके एरिया में माइनर क्रॉप्स का पता होना चाहिए। लास्ट टाइम एक कैंडिडेट ने कहा कि सर मैं मुल्तान के एरिया शुजाबाद से हूँ। उन्होंने कहा कि मुल्तान आपके एरिए में तो मैंगो बहुत पाए जाते हैं, तो मैंगो की 10 वैरायटीज़ के नाम बताएं, 10 कल्टीवेटर के नाम बताएं, और मैंगो के लिए सूटेबल टेम्परेचर क्या। सारी बहस ही मैंगो पे हुई। मतलब भी वो बज़ाहिर इंटरव्यू लेने वाला कोई अपने पास कोई क्वेश्चन की शीट नहीं रख के बैठा हुआ कि उसने यही क्वेश्चन करने हैं। वो तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे 3-4 क्वेश्चन तो वो उधर से ही पूछ लेगा। जब आप उसको अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, आपने बता दिया मेरा मास्टर मैथमेटिक्स में है, वो मैथमेटिक्स के 2 फार्मूले आपसे पूछ लेगा, उस आपका तो इंटरव्यू हो गया। इस तरह फर्दर आप जब बताएंगे कि आई बिलोंग टू भावलपुर, आई बिलोंग टू लाहौर, कराची, फ़लाँ फ़लाँ, अगला क्वेश्चन वो पूछ लेगा कि आपके एरिया में एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन है, लास्ट टाइम फ्लड आया था तो क्या डैमेज हुआ था आपके एरिया में, अभी करंट जो है वो क्या सिचुएशन है, कौन सी अभी क्रॉप्स है आपके एरिया में, रबी की कौन सी क्रॉप है, ख़रीफ की कौन सी क्रॉप है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होती है। इस तरह तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी जो है वो ब्रांच है तो साइंस की। तो इसमें एक क्वेश्चन उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड भी पूछा था। फिर एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछी कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ टॉपिक शेयर कर रहा हूं कि ये 10 लेक्चर हमारे होंगे फर्दर आने वाले दिनों में इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। इसमें मैं आप लोगों को कोई कंप्लीट डिटेल नहीं दे रहा, सिर्फ 10 लेक्चर जो मैंने लास्ट टाइम प्रिपेयर करवाए थे, जूम सेशन करवाए थे, तो उसी में से क्वेश्चन आए थे और इंशाल्लाह उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो इधर में मैं वही जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो थर्ड लेक्चर इस पे जाने से पहले मैं एक आंसर आपको दे दूँ। जो लेक्चर क्वेश्चन मैंने किया कि इंडिया और पाकिस्तान की क्लाइमेट का, तो उसका सूटेबल आंसर ये था कि सर पाकिस्तान की और इंडिया की क्लाइमेट अगर बज़ाहिर सेम भी है, तो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर डाउन तरफ जा रही है तो उसकी सिर्फ क्लाइमेट फैक्टर नहीं है, उसमें और भी बहुत चीज़ आ जाती हैं। जब भी हम किसी मुल्क की इकॉनमी की बात करते हैं तो कॉस्ट प्रोडक्शन रेशो आती है। इंडिया में कॉस्ट कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। हमारे प्रोडक्शन जो है वो कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। मीन इंडिया में जो यूरिया की खाद है वो 700 रुपये में मिलती है पाकिस्तानी में। पाकिस्तान में यूरिया की खाद 4600 से लेके 5000 में है। इंडिया में डीएपी 2200 की मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। पाकिस्तान में डीएपी 13-14 हज़ार की है। इंडियन फार्मर को जो बिजली का यूनिट मिलता है वो सब्सिडी वाला मिलता है। उधर जो डीज़ल मिलता है ग्रीन कार्ड पे सब्सिडी वाला मिलता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे रेट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रेट जो है वो फार्मर की फेवर में होते हैं। यहाँ पे रेट जो है वो फार्मर की सपोर्ट में नहीं होते। अभी आप वीट की एग्जांपल देख लें, 2100-2200 में परचेज़ हुई है फार्मर से और अभी करंट रेट उसका 4000 प्लस है। इस तरह ये क्वेश्चन का आंसर सूटेबल था, ये देना चाहिए था। फर्दर ये डिस्कशन हम अपने जूम लेक्चर में करेंगे। अभी थर्ड लेक्चर में आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का पोर्शन आप लोगों ने पेपर में भी देख लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे बैंकिंग से रिलेटेड। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कौन सा चेक जो है वो उस पे पास नहीं होता काउंटर पे, तो क्रॉस चेक है। इस तरह कुछ और भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कैंडिडेट से कि अकाउंट के हवाले से कि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम चाहिए,
अगर कोई फार्मर का अकाउंट ओपन करेंगे तो उसकी ज़मीन की जमाबंदी लगा देते हैं। अगर कोई और कस्टमर है उसका अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसकी सैलरी स्लिप लगा देते हैं। इस तरह अगर कोई शॉप वाला है तो उसका शॉप का लेटर हेड लगा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन। फिर कौन सा लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि कौन से अकाउंट में से ज़कात डिडक्ट नहीं होती, तो ये जो है वो करंट अकाउंट से ज़कात डिडक्शन नहीं होती। फिर उन्होंने पूछा था कि बैंक का ईयर कब स्टार्ट होता है, तो 1 जुलाई को बैंक का ईयर स्टार्ट होता है। मतलब ये मैंने माइनर सी चीज़ें बताई, कंप्लीट हम इसको डिस्कस करेंगे अपने जूम का लेक्चर जो होगा हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस का। तो ये मैं आपको मोटी मोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ। इस तरह उन्होंने पूछा कि अगर कोई फार्मर आपसे लोन लेने के लिए आता है तो फिर सबसे पहले बैंकिंग के हवाले से ये क्वेश्चन था कि आप उसको कैसे चेक करते हैं। तो बैंकिंग के हवाले से उन्होंने कहा बताना है। अपने बैंकिंग के हवाले से उसको ऐसे चेक करेंगे कि उसकी CWR एक है, क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट, इसको ECI भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये चेक की जाती है। CWR बेसिकली क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस रिपोर्ट। ये है स्टेट बैंक का एक डॉक्यूमेंट है। जब भी कोई किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है सबसे पहले उसकी CWR चेक की जाती है कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आया कि किसी बैंक का वो डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। इस तरह उसके अलावा उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेशन मैनेजर का बैंक में क्या काम होता है, मैनेजर जो है उसका क्या काम होता है। तो ATM के वाले से उन्होंने क्वेश्चन किए। मतलब ये क्वेश्चन आपसे अब भी किए जा सकते हैं बैंकिंग के हवाले से। फिर वो एक क्वेश्चन करते होते हैं कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं इसका। उसके बाद उन्होंने फिर ये भी क्वेश्चन करना होता है कि आप ZTBL में क्यों आना चाहते हैं। बाकी और भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर गवर्नमेंट बैंक में आप जाना चाहते हैं तो नेशनल बैंक में क्यों नहीं जाना चाहते, पंजाब बैंक में या स्टेट बैंक में, तो आप ZTBL को क्यों प्रेफर करें। इस तरह से भी वो क्वेश्चन करते हैं। फिर बैंकिंग और फाइनेंस के हवाले से पाकिस्तान की इकानमी का पूछ लेते हैं। इसका एग्रीकल्चर से लिंक्ड करके बाज़ औक़ात फाइनेंस के हवाले से ये भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान का करंट जो है वो कौन सी मेजर एक्सपोर्ट्स क्रॉप हैं जो पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल रही हैं, कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस का बायस बन रही हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वो पूछते हैं। उसके बाद कुछ एब्रीवेशंस हैं। फिर जिस तरह स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है, उसके बाद जो है वो स्टेट बैंक का गवर्नर कितने साल बाद चेंज किया जाता है। उसके बाद किसी करेंसी नोट के पीछे पिक्चर बनी हुई है उसका भी वो पूछ लेते हैं। तो ये जो है वो इन चीज़ों को डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब जो हमारा 4th लेक्चर होता है जॉब रिलेटेड क्वेश्चन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आया कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको हाउ नो भी है। एक दफ़ा उन्होंने पिछली दफ़ा कैंडिडेट से पूछा कि MCO का एब्रीवेशन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया उसका एब्रीवेशन क्या है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। मतलब कि एक जॉब के लिए आप अप्लाई करें, आएगा आपको पता भी है कि कल को ये जॉब अगर मुझे मिल गई मेरा काम क्या होगा। इस चीज़ की हाउ नो के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे करने होते हैं। अच्छा जी, MCO की एब्रीवेशन ये है कि मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर। क्रेडिट ऑफिसर का तो आप लोगों को पता है कि क्रेडिट मतलब लोन ऑफिसर, जो लोन ऑफिसर देता है। तो मोबाइल का मतलब है कि चलता फिरता, तो चलता फिरता लोन ऑफिसर आप इसको कह सकते हैं। कि चलता फिरता मतलब कि डोर टू डोर स्टेप सर्विसेज MCO जो है वो बैंक के हवाले से फार्मर को देता है। अच्छा जी, अब इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मतलब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको क्या लगता है कि इस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आम तौर पे तो एडवर्टाइजमेंट में भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होती हैं। अगर मे बी इसमें भी लिखी हूँ उसको रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको जो मेन इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे अहम जो इसका काम होगा मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर का, वो ये है कि इसने लोनिंग करनी है और जो इसने लोन देना है उसकी रिकवरी करनी है। मेन चीज़ें तो यही हैं दो, कि कोई फार्मर आपके पास आता है, आपने उसका लोन बनाना है। जो भी बैंक की करंट प्रोडक्ट्स होंगी लोन के हवाले से, कि बैंक अभी
क्या क्या लोन दे रहा है, तो वो आप लोगों ने अभी जो भी बैंक करंट लोन दे रहा होगा, जब आपकी जॉब होगी, आपने वो फार्मर को अपने को बतानी है कि जी ये हमारे पास सर्विसेज है। फिर वो जो लोन फार्मर को आपने देना है उसकी आपने रिकवरी भी करनी है। ये दो आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उन को बतानी है। उसके बाद आपने कहना है जी कि हमारा एमसीओ का ये भी काम होगा, या इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी होता है कि इसने बैंक को, बिज़नेस को भी ग्रोथ देनी है, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बैंक को अच्छा फार्मर दे सकें, वैल्यू अकाउंट के हवाले से, करंट अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, फिर उस करंट अकाउंट में फ़र्दर आगे डिपॉज़िट के हवाले से भी। अब इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नोट करते जाइएगा। मैंने आपको बताया कि एक तो उसने लोन देना है, उसके बाद उसने उसकी रिकवरी करनी है। आम तौर पे लोग यही बताते हैं जी कि इसकी दो ही काम है, लोन देना और उसकी रिकवरी करनी। मेन चीज़ें जो हैं वो अब इसकी आपको मैं बताता हूँ, जो चीज़ें आपने उधर लाजमी बतानी है, जो चीज़ वो इंटरव्यू लेने वाला आपसे सुनना चाह रहा होता है। आपने कहना जी कि लोन जो है वो डिसबर्स करना, उस लोन की रिकवरी करना, उसके बाद जो फार्मर, जिस फार्मर को लोन देना है उसको सर्विसेज देना। सर्विसेज क्या हैं? उसका अकाउंट ओपन करवाना, उसकी चेकबुक अप्लाई करवाना, उसका एटीएम कार्ड अप्लाई करवाना, फ़र्दर उसको रिकवरी के बारे में बताना कि आपने टाइमली रिकवरी पे करनी है। फिर उस फार्मर को रेगुलरली विज़िट भी करना, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, नहीं तो महीने में एक बार जिस फार्मर को आपने लोन दिया उसको विज़िट करें, उसकी फसल देखें। अगर उसको डेयरी फार्मिंग पे लोन दिया, उसका डेयरी फार्म विज़िट करें, ताकि उस फार्मर से आपका कनेक्शन रहे। और जब उसको लोन देना है उससे पहले भी आपने ये चीज़ें चेक करनी है, ताकि आपको अपने फार्मर के बारे में हाउ न हो सके। ये 4-5 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। फर्दर आप कह सकते हैं कि बिज़नेस ग्रोथ के हवाले से एनटीबी अकाउंट लेके आना, वैल्यू अकाउंट लेके आना, ताकि बैंक का जो है वो डिपॉज़िट मिल सके, इस तरह की चीज़ें। 5वां लेक्चर जो हमारा होता है वो होता है रेवेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो है वो क्वेश्चन आम लोगों को इसकी हाउ नो भी नहीं होती कि रेवेन्यू क्या है। तो आपकी जॉब से रिलेटेड ये बहुत एक अहम चीज़ है। ख़ास करके जो मेल जब ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी डायरेक्टली जॉब एमसीओ की होती है। फ़ीमेल जो हैं वो एज असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन या ऑपरेशन मैनेजर काम करेंगी। मेल जो हैं वो एज एमसीओ काम करेंगे। तो मेल का रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो डायरेक्ट उनका लिंक्ड है। रेवेन्यू क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू हमारा जितना भी रिकॉर्ड है, मतलब कि मैं एक ज़मींदार हूँ, मेरा रेवेन्यू से क्या लिंक है कि मैंने जब भी अपनी ज़मीन की जमाबंदी निकलवानी है मुझे रेवेन्यू के ऑफिस जाना पड़ेगा। मैंने ज़मीन किसी दूसरे के नाम करनी है तो इसका इंतकाल करवाना है, फिर मुझे रेवेन्यू के पास जाना पड़ेगा। इसमें रेवेन्यू की टर्म में आप लोगों ने अक्सर पटवारी सुना होगा, गिरदावर सुना होगा, तहसीलदार सुना होगा। ये सारे, इन सारे लोगों से इस जॉब में आपका वास्ता पड़ेगा। पटवारी से, तहसीलदार से, गिरदावर से, कानगू से, ठीक है जी। उसके बाद कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। जब भी फार्मर आपसे लोन लेने के लिए आता है तो आप उसका रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें ज़री पासबुक है, फिर उसका खसरा है, फिर जमाबंदियाँ हैं, हसूल कर्ज़ा की जमाबंदी है, फ़र्दर फिर इंतकाल होता है, बैंक के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र होती है। ये सारी चीज़ें रेवेन्यू की हैं। इससे रिलेटेड भी वो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे, चूँकि रेवेन्यू की चीज़ें आप लोगों को पहले नहीं पता होती, मतलब जिस तरह इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा, ये चीज़ वो आपसे एज्यूम कर रहे होते हैं कि इसको आनी चाहिए। अब रेवेन्यू के क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछे जाते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि आया कि इस बंदे को पहले से हाउ नो है किसी चीज़ की, या बंदा टोटल ही फ्रेश है। जैसे कि अब मेरा नहीं ख्याल कि मेजॉरिटी लोगों से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि पासबुक क्या है, आप लोगों को नहीं पता होगी कि पासबुक क्या है, या पासबुक की कितनी किस्में होती हैं, या जमाबंदी क्या है, फ़र्द क्या है, फ़र्द सूले कर्ज़ा क्या है, खसरा क्या है, ठीक है, इंतकाल की कितनी किस्में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता।
और ये सारी चीज़ें आपको जॉब में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पता लगती हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो वो फिर भी आप लोगों से पूछ लेते हैं, वो क्या है। अच्छा जी, उन्होंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया वो मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पटवारी क्या होता है और इसका क्या काम है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आम तौर पे हम लोगों ने सुना भी है, जो लोग जिनकी चाहे डिग्री नहीं भी एग्रीकल्चर की, कभी ना कभी उन्होंने या अपने बड़ों से या अगर वो गांव में रहते हैं उधर से पटवारी का नाम सुना होता है। तो आपने अगर वो पूछें जी पटवारी क्या है और इसका क्या काम है, आपने कहना है कि सर पटवारी जो है वो हर गांव में या 2-3 गांव को मिला के या 2-3 चक को मौज़ों को मिला के उसका एक पटवारी होता है। उसके पास उस गांव में मौजूद जितनी भी लोगों की ज़मीनें हैं उसका रिकॉर्ड होता है। जिस तरह अगर मेरी किसी चक में ज़मीन है तो मुझे जब भी उस ज़मीन से कोई मैंने उसका रिकॉर्ड लेना है तो मैं पहले सबसे पहले अपने पटवारी से मिलूँगा। उसके पास मेरी ज़मीन का रिकॉर्ड होगा कि मेरी ज़मीन का खाता नंबर क्या है, खतौनी नंबर क्या है, मेरी ज़मीन का नक्शा क्या है। मैंने जब ज़मीन सेल करनी है फिर मैं पटवारी से मिलूँगा। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके पटवारी से निकलती है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कानगू और तहसीलदार और गिरदावर में फ़र्क। तो ये जो है वो उसके बाद पटवारी के बाद तहसील इस तरह कानगो आ जाता है, फिर गिरदावर, ये सारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये चीज़ें खैर वो इतनी डीपली नहीं वो पूछते, लेकिन वो चेक करने के लिए एक आधा क्वेश्चन इससे भी पूछते हैं। तो इस पे भी हमने जो है वो क्वेश्चन रखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? जिस तरह आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अली अपनी 3 खामियां बताओ। अली अपनी 3 अच्छाइयां बताओ। या आपने अगर आपको लगता है कि आपने कभी कोई अच्छा काम किया तो हमारे साथ शेयर करें। या आपने कोई आपकी अचीवमेंट है आप हमारे साथ शेयर करें। या आपको गुस्सा किस बात पे आ जाता है, आप फ्री वक्त में क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन बज़ाहिर तो रैंडम है क्वेश्चन जी के हाँ जी ये अदनान आपकी क्या खामी है जी, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। आपकी अच्छाई क्या है जी, मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आता। अच्छा जी, पिछली दफ़ा के मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। एक लड़के से उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। उसने कहा सर मेरी हॉबी, जिस तरह हमारी आदत है हॉबीज़ की, सबसे पहले बुक रीडिंग, जी मेरी हॉबी बुक रीडिंग है। उसने कहा सर बुक रीडिंग है मेरी हॉबीज़। उसने कहा कि अभी करंट आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं या कौन सी बुक आपने मुकम्मल की है। तो उसने कहा सर मैंने करंट जो है वो अल्लामा इकबाल की फ़लाँ बुक पढ़ी थी। तो उसने कहा कि अल्लामा इकबाल की जो आपने बुक पढ़ी है अभी हाल ही में, तो उसमें क्या मतलब आपको उधर से सबक मिला, किस मौजू के बारे में थी, वो आप बताएं। अब अगर उसने पढ़ी होगी तो फिर ही वो बताएगा। अगर उसने फुल क्या रैंडमली कह दिया जी मैंने ये पढ़ी है, या किसी इंग्लिश का नाम बुक का ले दिया, कोई भी ले दिया, आगे फर्दर जब वो क्वेश्चन करते हैं तो फिर पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन, फिर उधर वो हॉबी ना बताएं। जैसे कि किसी ने कह दिया जी मेरी हॉबी जो है वो ट्रैवलिंग है, मुझे सफ़र करना, ट्रैवल करना अच्छा लगता है। अब उन्होंने फ़ौरन क्वेश्चन कर लिया कि आपने हाल ही में लास्ट टाइम आपका यादगार ट्रैवलिंग क्या थी। हमने कह दिया सर मैं लास्ट टाइम कराची गया था, मेरी अच्छी ट्रैवलिंग थी। उन्होंने आपसे पूछा किस चीज़ पे गए थे, आपने कह दिया जी मैं ट्रेन पे गया था। उन्होंने कहा ट्रेन पे कितने घंटे लगते हैं। अब आप उधर कुछ ऐसा बोल दें जो उस चीज़ से इररिलेवेंट हो टाइम, तो इस तरह वो फिर आपकी चीज़ को पिक करते हैं। वो ये आपकी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी 2-3 खूबियाँ बताएं, 2-3 अच्छाइयाँ बताएं, या कोई ऐसी आपकी अचीवमेंट है, या बाज़ औक़ात वो सिर्फ इतना कह देते हैं कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने बारे में बताना चाहें। मतलब 4-5 इंटरव्यू फुली हो गया, उनको अच्छा लगा आपसे बात करके, वो मज़ीद
कोई क्वेश्चन नहीं वो कर रहे, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहें। फिर ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी ड्रेसिंग से रिलेटेड, मतलब वो पूछ सकते हैं कि ये जो आपने ड्रेस पहना हुआ आपने कहाँ से परचेज़ किया, मतलब कोई आपने शूज़ पहने हुए हैं अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से परचेज़ किया आपने, आप ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं या बाय कैश प्रेफर करते हैं, आपका बिहेवियर किस तरह का है, ये चीज़ परखने के लिए आपकी नेचर किस तरह की है, आप स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है आपको, क्रिकेट, जिस तरह मैंने कह दिया जी फुटबॉल, उन्होंने कहा जी कि फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप अब कब होगा आपको पता है, लास्ट फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, आपने कह दिया मेरा फेवरेट जो है वो क्रिकेट जो है क्रिकेट है, उन्होंने पूछ लिया क्रिकेट का अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो सुपर 8 में कौन सी टीमें गई हैं। तो मतलब आप चीज़ वो बताएं कि अगर कोई आपसे अगला क्वेश्चन होता है तो उसका आपको आंसर भी आना चाहिए। इस चीज़ पे मैंने कैंडिडेट की जो हमारे पिछले दोस्त थे उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई थी कि कम से कम उधर झूठ तो ना ही बोलें। मतलब आम तौर पे जब भी हमसे कोई पूछता है ना कि आपकी हॉबी क्या, हम फ़ौरन बुक रीडिंग कह देते हैं। हालांकि इस दौर में मुझे नहीं ख्याल कि बुक रीडिंग किसी का हॉबी होगा, ख़ास करके जो हमारे जनरेशन्स है हमारे लेवल की, जिनकी उम्र जो है वो 24-25 के करीब करीब है, वो मुझे नहीं लगता कि उनकी हॉबीज़ बुक रीडिंग होगी। तो इन चीज़ों को मतलब बुक रीडिंग वो ऐसा कोई हॉबीज़ बताएं, स्पोर्ट्स कह दें कि मुझे जो है फ़लाँ स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, जो स्पोर्ट्स आपने खेला भी हो, जो आपने चीज़ देखी भी हो। तो इस तरह का कोई भी इररिलेवेंट चीज़ ना बताएं जो आपसे अगला क्वेश्चन हो और फिर आपको वो चीज़ समझ ही ना आए। इसके अलावा वो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिस तरह आपसे पूछ लिया कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी, या आपने अभी जो जॉब कर रहे हैं उससे क्यों नहीं मुतमईन और इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं। मतलब ये आपसे डायरेक्टली लिंक क्वेश्चन है। साहब जब आप हमें इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो आपने अगर बता दिया मेरी 2024 की डिग्री कंप्लीट हुई है, 23 की कंप्लीट हुई है, 22 की, तो अगला क्वेश्चन वो यही करेंगे ना कि फिर 2022 से 23 से लेकर आप अब तक क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे जी मैं फ़लाँ जॉब कर रहा था। अब अगला क्वेश्चन होगा जी फ़लाँ जॉब छोड़ दी आपने या क्यों छोड़ी। आप कह देंगे कि हाँ जी वो मैंने छोड़ दी। वो पूछेंगे क्यों छोड़ दी, आप कहेंगे इस वजह से छोड़ी। वो कहेंगे ये वजह अगर इधर होगी तो अब ये जॉब इधर भी छोड़ देंगे। जिस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको रीलोकेट कर दिया जाए, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो क्या आप ये भी फिर जॉब छोड़ देंगे। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ख़ासकर फ़ीमेल से ज़्यादातर वो क्वेश्चन इसी तरह के करते हैं कि आप लोग जो है वो फ़ीमेल हैं तो अगर आपको कहीं रीलोकेट कर दिया जाता है तो आप किस तरह ट्रैवल करेंगे, किस तरह एक्सपेंस मैनेज करेंगे। ख़ासकर मेल से भी इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं कि फ़ील्ड की जॉब है, आपकी डिग्री इर्रिलेवेंट है, फिर आप जो है वो गर्मी सर्दी के मौसम में किस तरह फ़ील्ड करेंगे, या तो सारा दिन फ़ील्ड रहना है आपने। फार्मर तो बड़े एरोगेंट होते हैं, उनको तो बात भी नहीं करनी आती, तो किस तरह आप जो है वो उनसे जाके कहेंगे जी कि बैंक का पैसा वापस करें। मतलब क्या आपका क्या टेम्परामेंट है, वो किस तरह आपको देख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 7 होता है वो होता है जनरल नॉलेज क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोगों ने पेपर में भी देख लिया, टेस्ट में भी देख लिया कि जनरल नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है, और जनरल नॉलेज बहुत एक वसी चीज़ है। तो जनरल नॉलेज जितना मर्ज़ी पढ़ लें कम है, कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन इंटरव्यू में जनरल नॉलेज के हवाले से ज़्यादा कुछ वो नहीं पूछते। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे हैं, जिस नेचर के पूछे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, और क्यों पूछे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कैंडिडेट था लास्ट टाइम, उसके मैसेजेस अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उसका इंटरव्यू हुआ था लाहौर में। उसने कहा कि सर मेरी ना 2021 की डिग्री थी, तो 3 से 4 साल हो गए हैं, तो 2024 में जॉब आई थी पिछली दफ़ा, तो वो इंटरव्यू देने गया लाहौर में। तो वो कहता मुझे कह रहा था कि सर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपकी 2021 की डिग्री है तो आप अभी तक जो है वो
3 साल आपने क्या किया। उसने कहा सर मैं पीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो इस वजह से मैंने कहीं और जॉब नहीं की, मैं पीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो अभी फिर ये जॉब आई तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। उन्होंने कहा 3 साल में तो सीएसएस की अगर आप तैयारी करें वो क्लियर हो जाता है, तो आपसे पीपीएससी का एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हुआ। तो उन्होंने कहा पीपीएससी में किस चीज़ पे फोकस था आपका। उसने कहा सर इस तरह इंग्लिश फ़लाँ फ़लाँ जनरल नॉलेज। उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब आपका जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा जी मेरा जनरल नॉलेज ठीक है। उससे 13 क्वेश्चन पूछे उन्होंने सिर्फ जनरल नॉलेज के, और वो 13 के 13 क्वेश्चन, उसका मैसेज अभी भी मेरे पास पड़ा है। अच्छा जी, वो क्वेश्चन क्या थे मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि स्क्वैश का किसी मुल्क की, उन्होंने पूछी स्क्वैश की टीम का कोई प्लेयर था उसका नाम पूछा कि ये टीम जो है, ये नाम प्लेयर जो है वो किस टीम का है। मतलब इस लेवल के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा इजिप्ट के हवाले से, इजिप्ट के पिरामिड थे उसकी कोई हिस्ट्री के हवाले से। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अभी वो शायद इसमें भी आया हुआ था आपके इस टेस्ट में भी, टाइम के हवाले से कि चाइना में क्या टाइम है, अगर मुल्तान में। इस तरह उन्होंने कोई लाहौर का पूछा कि भाई अगर इधर, उसने कहा कि आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ है। उसने कहा जी सर अभी 2 बज रहे हैं। उसने कहा अभी चाइना में क्या टाइम हो रहा होगा। अच्छा जी, फिर उन्होंने उस वक़्त करंट जो सऊदी अरब का जो था शेख, उधर वज़ीर आज़म जो भी था उसका नाम पूछा। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के सदर का पूछा। फिर 1-2 कंट्री की डेमोक्रेसी पूछी। फिर पाकिस्तान के आइन के हवाले से 2-3 चीज़ें पूछी। तो उसके बाद उन्होंने फिर किसी कंट्री की करेंसी पूछी। फिर उन्होंने कोई जना की कायदे आज़म की हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मतलब वो कहता सर उन्होंने 13 क्वेश्चन पूछे जिनमें से मुझे 2 के आंसर आते थे, 11 के आंसर नहीं आते थे। तो मैंने जिस तरह उनको बताया कि मैं 2021 से लेके, तो कहता उस पे फिर मुझे वो काफ़ी फ़ील हुआ कि उनको मैंने एक तरफ से तो बता दिया कि मैंने 3 साल से मैं पीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और उन्होंने जब मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे तो मुझे आए नहीं। अब जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका कोई मूड नहीं है कि वो आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछे, लेकिन कुछ कैंडिडेट इस दफ़ा भी ऐसा करेंगे, और लास्ट हर दफ़ा ही होता है। साफ ज़रा वो आपसे पूछेंगे 2-3 साल का आपकी स्टडी में गैप है, आपने 22 में डिग्री कंप्लीट की है, 25 तक आप क्या करते रहे हैं। अब आप अगर उनको कह देंगे मैं फ़लाँ जॉब कर रहा था, वो पूछेंगे फ़लाँ जॉब आपने क्यों छोड़ दी। फिर आपके पास कोई ऑथेंटिक रीज़न होनी चाहिए, भाई मैंने ये इस वजह से छोड़ी और इस जॉब में आना चाहता हूँ। अगर आप कहेंगे कि वो मैंने बिला वजह छोड़ दी, या उधर मेरे पास उधर टारगेट था, ये प्रेशर था, तो वो कहेंगे टारगेट प्रेशर तो इधर भी होगा। इस तरह उस कैंडिडेट ने कोई इस तरह की उसकी साइकी थी। उसने कहा सर मैं तो 2-3 साल से कुछ भी नहीं, जॉब कोई मिली नहीं, तो मैं तो इस तरह टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं जनरल नॉलेज, इसलिए फिर उन्होंने जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो आप अपने जीके जो है उस पर भी इंशाल्लाह हम लेक्चर लेंगे, और उसको भी अपना स्ट्रॉन्ग जीके जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग जीके रखें। अच्छा जी, ऑल अबाउट ZTBL ज़री तरक्याती बैंक के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम पूछे गए थे और इस दफ़ा भी पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में भी हमारा एक लेक्चर होगा। एक क्वेश्चन उन्होंने कैंडिडेट से पूछा कि क्या अभी कभी आप ज़री बैंक में गए हैं, क्या आपका कभी ज़री बैंक में जाना हुआ है, क्योंकि ये है एक एग्रीकल्चर बैंक, इसमें हर बंदे का आना जाना नहीं होता। जिस तरह कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें किसी ना किसी बहाना बन जाता है, कोई फ़ीस चालान पे करना, कोई बिल जमा करवाना, किसी ना किसी तरीके से उधर हम चले ही जाते हैं किसी दोस्त साथी के साथ। लेकिन इस बैंक में बहुत से लोगों का वास्ता ही नहीं होता। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आपके सिटी में आपने ज़री बैंक जो है, पहले तो ये बताएं कि आपके सिटी में ज़री बैंक है, कभी आपने देखी है कि आपके सिटी में ज़री बैंक हो।
फिर उन्होंने कहा कि कभी आप ज़री बैंक गए हैं, आपका कोई रिलीवेंट ज़री बैंक में हो, या आपके फार्मर ने बैंक से कभी लोन लिया हो ज़री बैंक से, इस तरह के क्वेश्चन। फिर वो ये देखते हैं कि जो कैंडिडेट जिसने ज़री बैंक में अप्लाई किया है एमसीओ की सीट के लिए, क्या उसको बैंक की हाउ नो भी है, कि बैंक की क्या सर्विसेज हैं, बैंक के क्या प्रोडक्ट हैं, बैंक की हिस्ट्री क्या है, इस तरह। फिर वो पूछते हैं कि बैंक का करंट प्रेसिडेंट कौन है। फिर वो पूछते हैं कि बैंक जो है वो इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ज़री तरक्याती बैंक जो है वो एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। पहले इसका नाम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान था, ADBP। फिर 2002 में इसका नाम चेंज करके ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड रखा गया। इस तरह इसकी हिस्ट्री है प्रॉपर, ये आपको पता होनी चाहिए, इसकी वेबसाइट से पढ़ें। फिर ज़री तरक्याती बैंक का विजन मिशन क्या है। साधारण हर एक अदारे का कोई ना कोई विजन मिशन होता है। तो ज़री बैंक का विजन मिशन ये है कि फार्मर को एग्रीकल्चर सर्विसेज देनी, उनको एग्रीकल्चर पे फाइनेंसिंग करनी। फिर वो ज़री बैंक के वाले से क्वेश्चन करते हैं कि आपको पता है कि ज़री बैंक कौन कौन से लोन दे रहा है, आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ज़री बैंक में 2 तरह के लोन चलते हैं, एक इनपुट लोन होता है और एक डेवलपमेंट लोन होता है। अब ये क्वेश्चन भी उन्होंने कैंडिडेट से पूछा था कि इनपुट लोन क्या होता है, डेवलपमेंट लोन क्या होता है, ये लोन की कितनी टाइप्स हैं। इनपुट लोन वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये खाद, बीज, सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इनके लिए दिया जाता है। मतलब ऐसा लोन जो फार्मर को इनपुट्स के लिए दिया जाता है, खाद, बीज, स्प्रे वगैरह के लिए। डेवलपमेंट लोन लॉन्ग टर्म होता है और ये फार्मर को किसी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे उसको ट्रैक्टर दे दिया, सोलर दे दिया, कोई ट्यूबवेल दे दिया, ये डेवलपमेंट लोन में आते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि अब आपका ज़री बैंक से कभी वास्ता पड़ा हो, कभी आना जाना हुआ, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए ZTBL के वाले से। फिर ZTBL का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ZTBL में जो है वो कम से कम ZTBL का प्रेसिडेंट पता होना चाहिए, स्टेट बैंक का गवर्नर पता होना चाहिए। फिर ZTBL के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ZTBL गवर्नमेंट ने क्यों बनाया। जिस तरह नेशनल बैंक है, पंजाब बैंक है, तो गवर्नमेंट ओन बैंक है, तो ज़री तरक्याती बैंक बनाने का क्या मकसद था, वो इसका ऑपरेशन सिस्टम क्या है, किस तरह ये लोनिंग करता है, इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए। फिर बैंकिंग के हवाले से भी कि मार्कअप क्या चल रहा है और फार्मर को लोन किस मकसद के लिए दिया जाता है। फिर ये भी वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर कोई फार्मर आपसे लोन लेने के लिए आया है तो फिर जो है वो आप उसको किस तरह डील करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रैंडम क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन, इसके बारे में भी बात करेंगे हम अपने लेक्चर में डिटेल से। यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन क्या होते हैं। आप लोग रूम में दाखिल हुए इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने आपको कहा कि अली इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। आपने बताया जी कि मेरा नाम अली है, मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ, या डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से, मेरी क्वालिफ़िकेशन एग्रीकल्चर में है, मेरा मेजर सब्जेक्ट जो है वो सोयल साइंस है। तो 2023 में या 24 में मैंने अपनी एग्रीकल्चर मुकम्मल की, तो मेरी CGPA फ़लाँ है। तो उसके बाद मेरा ये एक्सपीरियंस है। अब आपने अपनी बात ख़त्म कर दी। यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन क्या होगा, काउंटर क्वेश्चन क्या होगा। रैंडम क्वेश्चन ये होगा, सबसे पहला क्वेश्चन 2022 में 23 में आपकी डिग्री ख़त्म हुई है, उसके बाद से लेके आपने क्या किया या अब तक, वो आप बताएंगे जी मेरा फ़लाँ चीज़ में एक्सपीरियंस है। ठीक हो गया। दूसरा रैंडम या काउंटर क्वेश्चन, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपनी साथ इंटर्नशिप का भी जिक्र कर देते हैं कि मैंने बैंक में इंटर्नशिप की थी या मेरे पास मार्केटिंग की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है। अगला काउंटर क्वेश्चन आपकी इंटर्नशिप के हवाले से हो सकता है, आपकी पिछली जॉब की जो सैलरी थी उससे रिलेटेड हो सकता है, इस जॉब में आप क्या सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो हो सकता है। उसके बाद कोई आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जिस तरह आपने बताया कि मैं फ़लाँ एरिया से बिलोंग करता हूँ, या मेरे फादर जो हैं
फ़लाँ है, तो वो आपके फैमिली बैकग्राउंड से क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आप कितने बहन भाई हैं, ये क्वेश्चन, आपके भाई क्या करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, मैरिड है, क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप ज़री बैंक में क्यों आना चाहते हैं। उसके बाद आपको अगर रीलोकेट करेंगे, आप रीलोकेट, ये सारे काउंटर क्वेश्चन है, आपकी बात से क्वेश्चन निकलते हैं। उसके बाद जिस तरह आपने बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से हूँ, बहावलपुर की मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, बहावलपुर में कितनी शुगर मिल्स हैं, ठीक है। करंट सीजनल क्रॉप उधर कौन सी लगी हुई हैं, बहावलपुर में फ्रूट्स कौन से होते हैं, वेजिटेबल कौन सी होती हैं, बहावलपुर में एग्रीकल्चर के कौन कौन से मसाइल हैं, करंट फसल कौन सी लगी हुई है, इस तरह की चीज़ें, ये काउंटर क्वेश्चन इनको कहते हैं। ये आपकी बात से निकलते हैं, आप जो बात कर रहे हैं उससे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस कैंडिडेट ने बताया कि मेरे पास जनरल नॉलेज का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए। आप जो हैं वो सब ज़रा इररिलेवेंट डिग्री होल्डर अगर होंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ़िज़िक्स के बारे में आपने बता दिया कि मेरी फ़िज़िक्स है, तो फ़िज़िक्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इन क्वेश्चंस को रैंडम क्वेश्चन या काउंटर क्वेश्चन कहते हैं, और ये बहुत होंगे। आप लोगों के जो भी मुंह से क्वेश्चन निकल रहे होंगे, आप लोगों को उसी पे ही, कुछ कैंडिडेट जो हैं वो, एक कैंडिडेट ने उधर बताया थी अपनी इंटर्नशिप के हवाले से कि मैंने इस तरह फ़लाँ इंसेक्ट पे इंटर्नशिप की थी, तो उन्होंने फिर उस इंसेक्ट के बारे में पूछा। फिर मतलब बात वो करें कि जिसका अगला आंसर भी आप लोगों को आता हो। ये ना हो कि आप एक चीज़ का आप खुद ही बात कर रहे हैं और उसके बाद आपको उसका अगला आंसर ही ना आता हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर करें। तो ये जो है वो मैंने आप लोगों के साथ टॉपिक इसलिए मैंने रखा ताकि आप लोगों को इस चीज़ का भी आइडिया हो। एक चीज़ का आप लोगों को क्लियर कट अभी से, आज से इस पे वर्क शुरू कर दें। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लास्ट टाइम एक कैंडिडेट ने कहा सर मैं रहीम यार खान से बिलोंग करता हूँ। उन्होंने कहा रहीम यार खान की कितनी तहसीलें हैं, उसने कहा सर 4 हैं। उसने कहा कि रहीम यार खान की पॉपुलेशन कितनी है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो अगला टॉपिक आ गया, ऑफ टॉपिक, अनप्लान्ड क्वेरी या इनफॉर्मल या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये भी सेम वही चीज़ ही है, इस पे भी हम बात करते हैं। और इनके क्वेश्चन जो होंगे या प्रीवियस आए हैं वो मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं, हम अपने जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन आपके डिस्ट्रिक्ट के वाले से पूछे जाते हैं, जिस तरह उसने कहा मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से बिलोंग करता हूँ। उसने पता क्या क्वेश्चन की है, उसने कहा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की कितनी तहसील है, उसने कहा जी 4 है। उसने कहा रहीम यार खान की पॉपुलेशन कितनी है, रहीम यार खान का करंट डीसी कौन है, रहीम यार खान का करंट डीपीओ का क्या नाम है, रहीम यार खान की पॉपुलेशन कितनी है, रहीम यार खान में जो रेलवे स्टेशन है वो कब बना, ठीक है। रहीम यार खान में जो रेलवे ट्रैक है वो सिंगल लाइन है या डबल लाइन है। सिंगल लाइन डबल लाइन का आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो विहाड़ी वाली साइड है यहाँ पे सिंगल ट्रैक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें रेलवे का सिंगल ट्रैक होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से डबल ट्रैक गुजरता है। ये चीज़ भी देखें किस लेवल तक की उन्होंने इंटरव्यू में पूछी हुई है, और ये कोई मैं आपसे स्टोरी नहीं बता रहा। अभी भी मेरे ग्रुप्स में, मेल के ग्रुप्स में 250-300 लोग हैं, फीमेल हैं 150-200। तो इनसे लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, जब कैंडिडेट क्वेश्चन आंसर आके बताते थे कि सर हमसे यही क्वेश्चन हुआ, तो मैं खुद हैरान होता था कि इस लेवल तक के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको कही कि किस चीज़ पे आपने वर्क स्टार्ट करना है आज से, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस तहसील से बिलोंग करते हैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है, किस रीजन के अंडर आती है, किस डिवीज़न के अंडर आती है, आपको यूनियन कौंसिल कौन सी लगती है, आप किस चक में रहते हैं, मौज़े में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, आप उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, उस इलाके की, उस तहसील की, उस डिस्ट्रिक्ट की मेजर क्रॉप्स क्या हैं, माइनर क्रॉप्स क्या हैं, मेजर फ्रूट्स कौन से हैं, माइनर फ्रूट्स कौन से हैं, कौन सी वेजिटेबल हैं, कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कौन सी क्रॉप उस एरिया की एक्सपोर्ट होती है, कौन सी क्रॉप उस एरिया की इंपोर्ट होती है।
ये सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अपने एरिया में आपका DC, आपका MNA, आपका MPA, ठीक है, इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। नेशनल जो हमारी असम्बली है उसकी सीट्स, उसके बाद जो हमारी प्रोविज़नल असम्बली है उसकी सीट्स, उनमें ख़वातीन का कोटा, इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने लास्ट टाइम पूछी थी। तो लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन भी किया था कि क्या आपके एरिए कि किसी कैंडिडेट ने इस तरह कोई बताया कि मैं फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का एक मिनिस्टर भी है प्रोविज़नल असम्बली का या फेडरल असम्बली का, तो क्या आपको पता है उसका क्या नाम है? उसको उसका नाम नहीं पता था। फिर आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जिस तरह आप क्या देते हैं जी कि मैं UC यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हूँ, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान से हूँ, उसका करंट VC कौन है? तो इन क्वेश्चन को ऑफ टॉपिक या अनप्लान्ड क्वेरी, इनफॉर्मल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है। ये क्वेश्चन वो हैं जो अनप्लान्ड है, मतलब आपको नहीं आइडिया कि वो आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जिस डिस्ट्रिक्ट तहसील से बिलोंग करते हैं उसकी कम से कम पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, और लास्ट टाइम जो है वो कब उसकी पॉपुलेशन जो है वो नंबरिंग की गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो टोटल हमारे 10 लेक्चर हैं जो लास्ट टाइम भी मैंने प्रिपेयर करवाए थे और इस दफ़ा भी करवाऊंगा। और उसके बाद अहम चीज़ आती है मॉक इंटरव्यू फॉर प्रिपरेशन। मॉक इंटरव्यू भी जूम सेशन पर ही होंगे और इन्हीं 10 क्वेश्चन 10 लेक्चर में से होंगे। अगर इन 10 लेक्चर में से मैं इसकी PDF भी आप लोगों के साथ लेक्चर के बाद शेयर कर दिया करूँगा, तो आप लोग अगर इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये इनाफ है आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। आपको पता होनी चाहिए, पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, रिलेट यूर डिग्री विद दिस जॉब। आपको पता होना चाहिए कि मेरी डिग्री इस जॉब से किस तरह रिलेटेड है, किस तरह बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। आप लोगों को एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर में आप लोग जिस एरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसकी क्रॉप्स का पता होना चाहिए, उसकी करंट क्रॉप्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंकिंग और फाइनेंस का पता होना चाहिए। बैंकिंग के हवाले से भी वो क्वेश्चन करते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंकें, ठीक है, कमर्शियल बैंकें, गवर्नमेंट बैंकें, इनकी टाइप्स के हवाले से। उसके बाद मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन। उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो है वो इस जॉब जिस जॉब में आपने अप्लाई किया हुआ है, MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने आपको बताया, लोन देना, फिर उसकी रिकवरी करना, इसके हवाले से फार्मर को सर्विसेज देना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से क्वेश्चन, कि आपके फादर क्या करते हैं। उसके बाद आपके घर में कोई बैंकिंग में हो, या अगर आपके घर में कोई बैंकिंग में नहीं है अभी तक तो फिर आपको कैसे शौक़ हुआ बैंकिंग सेक्टर में आने का, इस तरह। उसके बाद जो है वो ज़री तरक्याती बैंक के हवाले से कंप्लीट इसकी प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए। करंट इसका प्रेसिडेंट कौन है, प्रीवियस प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट का टेन्योर क्यों होता है। उसके बाद जो है वो करंट फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन है, स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है, इसके हवाले से ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आ जाते हैं, इनफॉर्मल अनप्लान्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी भी तरह के आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपकी जॉब से रिलेटेड, करंट जॉब जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, प्रीवियस जॉब आपने जो की है उससे रिलेटेड, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपने जो इंटर्नशिप की है उससे रिलेटेड। उसके बाद अगर आपकी डिग्री इररिलेवेंट है उससे रिलेटेड, या आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं उससे रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको कम से कम जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ रीलोकेट के बारे में मैंने आपको बताई कि वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको रीलोकेट किया जाए तो क्या आप जो है वो इजीली दूसरे सिटी में जाके जॉब कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप ज़री बैंक को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, किसी दूसरे बैंक में क्यों नहीं जा रहे। तो अगर गवर्नमेंट बैंक के हवाले से देखें तो पंजाब बैंक, सिंध बैंक भी है, उसके बाद जो है वो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक।
इनके अलावा ZTBL में ही आप क्यों आना चाहते हैं। फिर ZTBL के बारे में मैंने आपको बताया कि ZTBL के बारे में वो पूछते हैं कि कभी आपका ज़री बैंक में आना जाना हुआ है, तो ज़री बैंक किस मकसद के लिए बनाया गया था और क्यों बनाया गया और इसकी वर्किंग, इसका विज़न मिशन क्या है। उसके बाद मॉक इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे 10 लेक्चर्स होंगे उसके बाद जूम पे जितनी भी क्लासेस होंगी कैंडिडेट के मॉक इंटरव्यू करवाए जाएंगे। मॉक इंटरव्यू, टेस्ट की प्रिपरेशन, उसके बाद इंटरव्यू फर्दर, फिर ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर इंटरव्यू देने के बाद जिन कैंडिडेट को इंटरव्यू लेटर आते हैं, बाद में उनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से डिग्री HEC से किस तरह टेस्टेड करवानी है, किस तरह डॉक्यूमेंट आपने बैंक के HR डिपार्टमेंट को भेजने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन इस पे गाइड करता रहूँगा। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि अभी आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। उसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास आपका मैट्रिक की सनद, मैट्रिक की मार्कशीट, FSC की सनद, FSC की मार्कशीट, उसके बाद अगर BSc 2 ईयर वाली है वो उसके बाद अगर आपकी ग्रेजुएशन है, MSc है, वो डिग्री अगर आपके पास नहीं है, कम से कम आपके पास अपनी डिग्री कंप्लीट की DMC और प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो। उसके बाद ये सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं इनके 2 सेट आपने करवा के गज़टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद आप अपने ID कार्ड की कापी, अपने फादर के ID कार्ड की कापी, अपना ओरिजिनल डोमिसाइल और डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपको इंटरव्यू लेटर आएगा उसमें भी ये डॉक्यूमेंट लिखे होंगे। बाकी ये चीज़ें जो हैं वो आप पहले ही अपनी प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि जिस तरह टेस्ट की ईमेल आई थी फिर उसके बाद फ़ौरन टेस्ट कंडक्ट करवा लिया गया था, तो इस तरह अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़ आप टेस्टेड करके रखें ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। उसके बाद मैंने बताया कि जिन कैंडिडेट ने अभी उनकी डिग्री कंप्लीट होगी और उन्होंने DMC वगैरह नहीं अप्लाई की तो फ़ौरन अपनी DMC अप्लाई करें, ताकि जिस दिन इंटरव्यू देने जाएं आपके पास अपनी DMC होनी चाहिए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं वो अभी उनका 8 सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होता, इंटर्नशिप भी होते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर देते हैं कि जब तक सिलेक्शन होनी है, हमारा जो है वो रिज़ल्ट आ जाना है, तो वो चीज़ जो है वो फिर इंटरव्यू में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कम से कम आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी कंप्लीट करके रखें, उसके बाद अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। रिज़ल्ट के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि अभी कोयटा बलूचिस्तान में टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ, तो बाज़ार यही लग रहा है कि नेक्स्ट वीक ये जो संडे आ रहा है, कमिंग संडे, इसमें उनका टेस्ट हो जाएगा, फिर इकट्ठा रिज़ल्ट अनाउंस करके इंटरव्यू आ जाएंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए और आप लोगों को इंटरव्यू लेटर आ जाए। OTS का मैंने आपको बताया था कि वो तो टेस्ट रिज़ल्ट वेबसाइट पे अपलोड कर देते थे, कि लेकिन इनका ऐसे होगा कि ये आप लोगों को रिज़ल्ट शेयर नहीं करेंगे। जो जिन कैंडिडेट की सिलेक्शन होगी उनको इंटरव्यू लेटर भेज दिए जाएंगे। इंटरव्यू लेटर भेज दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों का जिस तरह टेस्ट सेंटर बने थे उसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों के इंटरव्यू लेटर पे आप लोगों का सेंटर मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा, उधर आपने जाके अपना इंटरव्यू दे देना है। इंटरव्यू में फर्दर फिर डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं और 2 सेट आपने अटेस्टेड भी करवा के रख लेने हैं गज़टेड ऑफिसर से, ताकि आपको इंटरव्यू में काम आ सके। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, किसी को भी किसी तरह की भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अगर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप में व्हाट्सअप में मैसेज करके आपको मैं अपने ZTBL MCOG 3 2026 बैच में ऐड कर देता हूं, ताकि आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। फर्दर जो है अपना इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि किसी भी टाइम जो है वो इंटरव्यू लेटर आ सकते हैं, इंटरव्यू की ईमेल आ सकती है। आप लोग अपने ईमेल खासकर अकाउंट जो है वो एक्टिव रखें। तो रिज़ल्ट जो है उसके बारे में फ़िक्र ना करें, रिज़ल्ट 1-2 वीक में अनाउंस हो जाएगा। वो कोयटा वाले इशू की वजह से उधर टेस्ट नहीं हो सका, इस वजह से जो है वो रिज़ल्ट डिले हुआ है। अदरवाइज़ जो है इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है 1 आधे वीक में, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम जल्दी करवा के ऑल पाकिस्तान में जॉब्स हैं, तो इन्होंने अप्रैल तक जो है वो फाइनलाइज़ करके कैंडिडेट को हायर करना होता है। उम्मीद है कि
आप लोगों की जो है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी, और इस वीडियो के बाद मज़ीद भी जो है वो अच्छी होगी। कोई भी इंटरव्यू के हवाले से अगर आप कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं।